बच्चों आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया एंड आज से अब 2 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपकी यूपीएससी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो उसमें आप हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, तो इकोनॉमी है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आप कोर सब्जेक्ट में देखते हैं। और यहाँ पर इन आपके कोर सब्जेक्ट्स में पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है ज़्यादातर बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वे डायरेक्टली आपको क्लासेस से मिल जाते हैं, डायरेक्टली आपको जो कंटेंट है वह बुक में मिल जाता है। क्योंकि अगर आर्टिकल्स आएंगे, अगर बहुत सारे हम ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के हम चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती हैं। चलिए, तो आज के सेशन में पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आखिर हम पॉलिटी पढ़ने तो वाले हैं, बट ये जो पॉलिटी है, ये जो राज व्यवस्था है, आखिर ये आया कहाँ से, एक विषय के रूप में ये कैसे शुरू हुआ। हम इस 2 महीने में लगातार जो पॉलिटी है वह पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम सीरियल सीक्वेंस वाइज चलेंगे, समझेंगे कि जैसे कि शुरू में जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग हम करेंगे आराम से, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि पॉलिटी आखिर क्या है, किस तरीके से विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा, हम इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है, और अगर हम प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की बात करें वो भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। और इस तरीके से बच्चों जब हम बात करेंगे अपने क्लास 1 की, तो यहाँ पर हम केवल अभी परिचय की चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस ऐसी होंगी कि आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग की क्लासेस स्लो जाएंगी, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा आप चीज़ों से यूज्ड टू हो जाएंगे, आप इसके टर्म्स को, चीज़ों को समझने लगेंगे, तो हम क्लासेस की जो संख्या है, क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम आज के सेशन से। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो पॉलिटी है वह है क्या। तब तक आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि बच्चों आप सभी जो है क्या आपका ग्रेजुएशन हो गया है, ताकि अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसर्न आते जो आपको समझ ना आए तो मैं ज़्यादा विस्तार से आपको बता सकूं। अगर आप ऐसा है कि हाँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब से आपने करना स्टार्ट किया है, क्या अब तक आपने पॉलिटी को कहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है इसके बारे में, कुछ समझा है इसके बारे में, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। गुड मॉर्निंग सानिया, सुहानी, सुदर्शन, सुप्रभात बच्चे। चलिए, ये आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये स्टडी मटेरियल, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे कि आखिर जो राज व्यवस्था हम कहते हैं, जो पॉलिटी टर्म हम कहते हैं, वो आखिर आया कहाँ से है। व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी, जिसे हिंदी में हम राज व्यवस्था कहते हैं, ये जो टर्म है ये आखिर कहाँ से आया है। आपने अगर हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज में आपने एथेंस है ना, आपने ओलंपिया है, स्पार्टा है, आपने ये सारे टर्म सुने होंगे। ओलंपिया है, स्पार्टा है, ये सारे टर्म है ना। तो जब हम बात करेंगे एंशियंट ग्रीस की बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कई सिटीज देखते हैं, शहर, कई सिटीज आप देखते हैं, कई शहरों को आप देखते हैं। तो शुरुआत में जानते हो क्या था? शुरुआत में जब ये ओलंपिया है, स्पार्टा है, एथेंस है, इन सभी के बेसिकली जो अफेयर्स होते थे, जो सिटी के अफेयर्स होते थे, जो शहर के मामले होते थे, उन सभी के लिए यूज किया जाता था वर्ड पॉलिस। तो पॉलिटी जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये पॉलिस से आया। देखो, शुरू में मैं आपसे, जो कि जनरली एक फ्लो भी होता है कि स्टार्टिंग में हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं ना। सिलेबस पर चर्चा करना थोड़ा सा ऐसा मोनोटोनस हो जाएगा कि अभी आप सिलेबस के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, है ना, थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है, थोड़ा सा ट्रिकी सिलेबस है, तो आप धीरे धीरे करके सिलेबस को भी समझते रहेंगे। अभी क्लास की शुरुआत का मैं आपको फ्लो बता दूं बच्चे, कि इस क्लास में अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ, आज डे 1 आपकी क्लास है, और इस क्लास का जो आपका फ्लो रहेगा, जिसमें कि हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, कि आखिर जो पॉलिटी है वह कहाँ से आया, ये जो वर्ड है वह कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो पॉलिटी की स्टार्टिंग कैसे होती है, हम इसकी स्टार्टिंग को जानेंगे। हम पॉलिटी जो वर्ड है, जो टर्म है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे, परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें। तो पॉलिटी स्टार्ट कैसे हुआ, वर्ड कहाँ से आया, उसके बाद हम बात करेंगे फादर ऑफ पॉल साइंस किसे कहा जाता है। वहाँ मैं आपसे बात करूँगी अरस्तु के बारे में, एरिस्टोटल।
फिर मैं कुछ और जो विद्वान है कि आखिर उन्होंने क्यों कहा कि व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, है ना, हम इन विषयों पर बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सब शब्दों को डिफाइन करेंगे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और क्यों आखिर एक विषय के रूप में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। एंड लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपका सिलेबस है, उस पर थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे कि आखिर हमें पॉलिटी में पढ़ना क्या क्या है। तो आज के इस क्लास में हम केवल इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। आज के इस क्लास में डे 1 है, आराम से पढ़ेंगे। आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे, हमारे पास काफ़ी समय है जिसमें कि हम 2027 के लिए पॉलिटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि बेसिकली जैसे कि हम बात करें एंशिएंट ग्रीक की, है ना, यहाँ पर अगर मैं आपसे कुछ शहरों की बात करूं, ओलंपिया है, एथेंस है, स्पार्टा है, आपने इन सभी को सुना होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट आता था बच्चे सिटी स्टेट। पहले कॉन्सेप्ट क्या आता था? सिटी स्टेट, ठीक है। सिटी स्टेट शहर राज्य का कॉन्सेप्ट था, मतलब एक जो शहर थे उसका जो प्रशासन था वह किस तरीके से चलेगा, शहर को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, ये तमाम बातें। तो पहले क्या हुआ करता था? सिटी स्टेट हुआ करता था। और यहाँ पर बच्चे जो पॉलिस वर्ड यूज होता था, इसी सिटी स्टेट के जो मामले हैं, इसी सिटी स्टेट के जो मामले हैं, जो अफेयर्स हैं, इनके लिए शब्द यूज होता था पॉलिस। आगे जाके पॉलिस जो है वह पॉलिटी में कन्वर्ट होता है। आगे जाके यही जो पॉलिस वर्ड है ये पॉलिटी में कन्वर्ट होता है। तो पहले हमने जाना कि आपके सिटी स्टेट हुआ करता था, ठीक है। पहले हुआ करता था सिटी स्टेट। देन आगे जाकर आपने सुना होगा अंपायर, जैसे कि साम्राज्य, रोमन अंपायर, ऑटोमन साम्राज्य, है ना, ऑटोमन अंपायर। तो बेसिकली बच्चे जो पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, बाद में इनको कैप्चर कौन कर लिया? एम्पायर्स जो है वह कैप्चर कर लिया, ठीक है। सिटी स्टेट से क्या बन गए? एम्पायर्स बन गए। लेकिन ये जब हम साम्राज्य की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है साम्राज्य मतलब कितना विशाल रहा होगा। तो यहां से बच्चे साम्राज्य चूंकि इतने बड़े थे कि बहुत लंबे समय तक साम्राज्यों की जो कल्पना है वह नहीं की जा सकती थी, इनको व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा जा सकता था। एंड देन इसके बाद साम्राज्यों के बाद, एम्पायर्स के बाद जब ये टूटे ना बच्चे, हमने देखा कि सिटी स्टेट का दौर आया, सिटी स्टेट के बाद एम्पायर्स का दौर आया, एम्पायर्स ने सिटी स्टेट्स को कैप्चर कर लिया। अब सिटी स्टेट नहीं, अब एम्पायर है। जैसे कि रोमन साम्राज्य सुना आपने, ऑटोमन साम्राज्य सुना, ये सारे साम्राज्य हैं। अब लेकिन फिर कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, दैट इज नेशन स्टेट। फिर क्या कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है? नेशन स्टेट। आगे इनकी हम सारी डेफिनेशंस लिखवाएंगे, सारी चीजें लिखवाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी केवल आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। सिटी स्टेट से एम्पायर्स आते हैं, एम्पायर से आते हैं नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य की कल्पना की जाती है। एंड व्हाट इज राष्ट्र राज्य? नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट हम किसको कहेंगे? नेशन स्टेट हम किसको कहेंगे? देखो बेसिकली एक क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं और ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी भाषा से, किसी रिलीजन से, समझो इस चीज़ को, किसी भाषा से, किसी रिलीजन से, कि एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, और इस तरीके से वो अपने आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक क्षेत्र के लोग क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब कोई तो ऐसी एक चीज़ है जो उन सबको जोड़े रखती है, कोई एक ऐसी चीज है जो उन सबको जोड़े रखती है, और वहां से कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य कैसे बनेगा? एक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन्हें एक धर्म ने जोड़ कर रखा है, उन्हें किसी एक भाषा ने जोड़ कर रखा है। तो यहां पर राष्ट्र राज्य की जो कल्पना है वह की जाने लगी। बट अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चे, नेशन स्टेट के बाद इंडिया के कॉन्सेप्ट में आखिर ये क्या है? भारत के संदर्भ में क्या कोई ऐसी चीज है जिसने, कोई एक ऐसी चीज जिसने भारत को जोड़े रखा हो? एनीवन, कोई मुझे बताएगा? प्रिया, अंचल, हाँ बच्चे सारी चीजें हिंदी में होंगी, परेशान नहीं होना है, सारी चीजें हिंदी में होंगी, ठीक है। तो पहले हुआ करता था बच्चे शहर राज्य का कॉन्सेप्ट, पहले आपका शहर राज्य का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है।
फिर इससे बनता है आपका साम्राज्य, और फिर साम्राज्य से जो है वह राष्ट्र राज्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉलिटी की शुरुआत है वो हो रही है। ठीक है, एंड हमने जाना कि सिटी स्टेट्स के जो मामले होते हैं, ठीक है, क्या चल रहा है, इन मामलों से संबंधित क्या होता, इसके लिए यूज किया जाता था वर्ड पॉलिस, एंड इस पॉलिस वर्ड से आगे जाकर बनता है बच्चे वर्ड पॉलिटी। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे देखो। अब देखो, चूंकि एक ऐसी चीज जिसने पूरे एक राष्ट्र राज्य को जोड़कर रखा हो, इंडिया के बारे में अगर आप पहली विशेषता पढ़ेंगे बच्चे, दैट इज डाइवर्सिटी, जहां पर कोस कोस पर पानी और वाणी जो है वह बदल जाती है। अगर भारत के बारे में, इंडिया की अगर हम बात करें, विश्व के संदर्भ में भी अगर हम इंडिया को देखें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उसके साथ ही इसमें जितनी डाइवर्सिटी है, 2011 का आप सेंसस देख लीजिए, आपको 19 और 20,000 भाषाएं मिल जाएगी। अगर हम विश्व के 8 प्रमुख धर्मों में प्रमुख धर्मों की बात कर रही हूं, तो भारत में 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स हैं जो, मतलब, तो आपको भारत में इतनी सारी हजारों भाषाएं मिल जाएंगी, धर्म मिल जाएंगे, उनके अंदर पंथ मिल जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। और इतनी डाइवर्सिटी जिस देश में है, आपको लगता है कोई ऐसी एक चीज मिलेगी जो हमें जोड़ देगी? तो इसलिए हम इंडिया को नेशन स्टेट नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, हम भारत को राष्ट्र राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज हमें नहीं मिलती, कोई कॉमन कल्चर हमें नहीं मिलता, कॉमन लैंग्वेज हमें नहीं मिलती, कोई एक भाषा नहीं मिलती, कोई एक साझा धर्म हमें नहीं मिलता कि हम जुड़ पाए। कोई एक चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं। तो भारत में क्या है बच्चे? डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता जो है वो बहुत ज्यादा है। विविधता, जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है ना? चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, धर्म की बात करें, विविधता बहुत ज़्यादा है। और इसी सब रीज़न की वजह से हम कहेंगे कि हम मल्टीलिंगुअल हैं, मल्टी रिलीजन है, और यही एक रीज़न है कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं मिलती। एंड इन दैट पर्सपेक्टिव इंडिया को हम क्या कहते हैं? इंडिया इज आ, क्या नेशन स्टेट है? नेशन स्टेट नहीं है, तो क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे स्टेट ऑफ नेशन। क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ नेशंस। कोई एक चीज हमें नहीं मिलती, हम इसे क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ नेशंस। राष्ट्र राज्य हम इसको नहीं कह सकते, हम इसको राष्ट्र राज्य नहीं कहते, हम इसको राष्ट्रों का राज्य कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रों का राज्य। अब इसकी डेफिनेशन और सारी चीजें आगे मैं लिखाऊंगी। ठीक है, अभी तो केवल हमें समझना है कि बस हम पॉलिटी वर्ड को समझे, कोई तनाव नहीं लेना है। आप चाहें तो केवल इन वर्ड से परिचित हो, केवल इनको आप लिखें, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है अभी। ठीक है, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है विश्वजीत की। अगर हम बात करें कि भारत अनेकता में एकता है ना, ये वाली बात, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी, ये किसने फ्रेज दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा था कि भारत की जो विविधता है उसकी एक खूबसूरत बात यह है कि ये हम पे कहीं से थोपी गई नहीं है, कहीं से इम्पोज नहीं है, किसी आउटसाइडर ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने हम पे इम्पोज कर दिया हो कि भाई अब विविध हो जाओ। ये हमारा अपना कल्चर है, ये अलग चीज है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक फॉर्मल डेफिनेशन में फिट होने की कि सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई एक कॉमन चीज होगी जो आप सबको जोड़े रखेगी। बट इन इंडिया बच्चे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये हमारी एकता है, ये बात अलग है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए ये जो टर्म है वो फिट नहीं बैठता नेशन स्टेट में, और हम इसे स्टेट ऑफ नेशंस कह देते हैं। हम क्या कहते हैं इसे? स्टेट ऑफ नेशंस जो है वह कह देते हैं, हम राष्ट्रों का राज्य इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्ड्स हुए सिटी, अंपायर, नेशन स्टेट एंड स्टेट ऑफ नेशंस की। अब इसके आगे चलते हैं। ये तो पॉलिटी वाली बात हो गई है ना, कि भाई पॉलिटी वर्ड यहां से आया और यहां से शुरू हुआ। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? राजव्यवस्था। पॉलिटी, इसका हिंदी टर्म राजव्यवस्था, एंड हिंदी टर्म राजव्यवस्था। अब अगर हम बच्चे राज्य को थोड़ा सा, ये जो राज वर्ड है इसका थोड़ा सा और शुद्ध रूप करें, थोड़ा और क्लियर करें कि राज वर्ड क्या है, तो हम इसको समझेंगे ये स्टेट है, ये राज्य है। ठीक है, राज्य का मतलब स्टेट, राज्य, थोड़ा और शुद्ध रूप। दूसरा वर्ड हम इसमें देखेंगे व्हाट इज व्यवस्था, सिस्टम,
सिस्टम, सो सिस्टम आखिर है क्या? व्हाट इज सिस्टम? एग्जाम्पल देती हूं, कोई मुझे बताएगा सिस्टम का मतलब आखिर क्या है? एनीवन? वैभव, रामशंकर, मधु, मास्टरमाइंड, बताइए जरा बच्चे। ये कौन सा, वैभव कह रहे हैं ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये आपका क्लास 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पॉलिटी का। हम केवल अभी एक परिचय देख रहे हैं कि पॉलिटी वर्ड कहाँ से आया। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन थे, कहाँ से विषय का अध्ययन शुरू हुआ, और क्लास के लास्ट में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा सिलेबस को समझेंगे। बाकी मैं सारे पॉइंट, सारी चीज़ें आपको लिखवा दूंगी। इसके अलावा बच्चे आप सभी को PDF में ये मिलेगा, सिलेबस का बुकलेट। किसी के पास है? PDF में आपको ये मिलेगा और इसमें आपका सारा सिलेबस है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? चलिए, तो यहां पर देखिए बच्चे, पॉलिटी के जब हम इंग्लिश वर्ड तो हमने देख लिया, पॉलिस से आए, सिटी स्टेट, नेशन स्टेट, और अभी हमारा स्टेट ऑफ नेशंस की बात होगी इंडिया को लेके। अब बच्चे पॉलिटी वर्ड जो है इसका हिंदी टर्म हुआ राजव्यवस्था। राजव्यवस्था का शुद्ध में अगर हम राज को थोड़ा सा और क्लियर करें तो ये आ जाता है राज्य, स्टेट, और व्यवस्था की बात करें सिस्टम। पहले हम इस वर्ड को समझे कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम का मतलब आखिर क्या है? सिस्टम का मतलब है कुछ ऐसे तत्वों का समूह जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, कुछ ऐसे तत्वों का समूह जो एक दूसरे पे निर्भर हो, इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंट की बात नहीं कर रही, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपसे सिस्टम लगा हुआ है मेरे यहाँ, ठीक है, सिस्टम लगा हुआ है जिससे सारी चीजें चल रही हैं। मैं कह रही हूँ सिस्टम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कीबोर्ड लगा हुआ है इससे सब चल रहा है, माउस रखा हुआ है इससे सब चल रहा है, CPU है, कंप्यूटर स्क्रीन है, मॉनिटर है, उससे सब चल रहा है। तो ये बच्चे सेपरेट, अगर मैं इनको अलग अलग कहूँ ना तो अलग अलग तरीके से इसको मैं सिस्टम नहीं कह पाऊंगी, और ये सिस्टम हो भी नहीं पाएगा। ये सिस्टम कब बना? जब सारी चीजों को इंटरकनेक्टेड कर दिया। अगर मैं इसमें से माउस हटा दूं तो क्या मेरा सिस्टम वर्क कर जाएगा? अगर मैं इसमें से कीबोर्ड हटा दूं तो क्या सिस्टम वर्क कर जाएगा? अगर इसमें से CPU हटा दूं तो क्या वर्क करेगा? तो यहां पर ये सारा सिस्टम, दैट मीन्स क्या है? व्यवस्थाएं जो जुड़ी होती हैं। व्यवस्थाएं जो कैसे होती है बच्चे? जुड़ी होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो बेसिकली जब एलिमेंट्स, जब तत्व आपस में जुड़ते हैं तब जाके वो एक सिस्टम बनाते हैं, है ना। सो सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इंटरकनेक्टेड, ऐसे तत्वों का समूह जो कि आपस में जुड़ा हुआ हो। अब ये तो मैंने आपको दिया एग्जाम्पल कंप्यूटर का, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ह्यूमन बॉडी का। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ह्यूमन बॉडी का। अब मैं आपसे कहूं कि ये हैंड है, ये बॉडी नहीं है, ठीक है, ये फेस है, बॉडी नहीं है, ये हेयर्स है, बॉडी नहीं है, ये बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं, ये बॉडी नहीं है। तो बेसिकली अगर हम मानव शरीर की बात करें तो ये जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है बच्चे, ये कब होगा? जब पूरा शरीर एक साथ वर्क कर रहा है। पूरा शरीर जब एक साथ वर्क कर रहा है ना, तब यहाँ पर क्या है कि जब तब जाके एक सिस्टम बनता है। मतलब सिस्टम का मतलब क्या है कि जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम का मतलब है जब एलिमेंट्स या तत्व जब तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। ये कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट होते, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई सिस्टम की। अब सोचिए, अब हमें इस पूरे वर्ड को समझना हो तब कैसे समझेंगे कि बच्चे स्टेट में भी पूरा एक सिस्टम बना होता है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट, जब मैं कह रही हूं स्टेट का मतलब है कोई देश, या इसको हम राज्य वर्ड भी कह देते हैं। बट यहां पर बच्चे जब भी बात करेंगे राज्यों की, जब मैं वैसे राज्यों की आगे बात करूंगी तब हम MP, UP, बिहार और तमिलनाडु की बात कर लेंगे। लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे कि एक पूरा स्टेट, एक पूरा राज्य, एक पूरा देश, तब वो एक नेशन के रूप में हम इस वर्ड को कंसीडर करते हैं, हम इस वर्ड को यूज करते हैं।
हाँ वेरी गुड, आपने आंसर दिया है। हाँ, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, वेरी गुड। सिस्टम मीन्स तंत्र, बिल्कुल सही बात कही आपने गीता, वेरी गुड। तो यहां पर बच्चे समझ में आ रहा है, हमने पॉलिस वर्ड से शुरू किया था, अब हम आ गए पॉलिटी का हिंदी वर्ड राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में हम आ गए कि सिस्टम आखिर क्या है, ये हमारा जो है वह पूरा कंप्लीट हो गया कि भैया सिस्टम का मतलब जो है वह ये है कि पूरा एक जो मतलब तंत्र होगा वो आपस में जुड़ा होगा। और उसी तरीके से बच्चे जब हम बात करेंगे स्टेट की, राज्य की, देशों की, तब उनमें भी पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक तंत्र होता है जो कि आपस में जुड़ा होता है। जैसे कि हम आगे बात करेंगे विधायिका की, संसद भी काम कर रही है, न्यायपालिका भी काम कर रही है ना, विधायिका भी काम कर रही है, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, तो सब जो पूरा सिस्टम है वो आपस में जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका नहीं रहेगी तब भी दिक्कत हो जाएगी, विधायिका नहीं रहेगी तब भी दिक्कत हो जाएगी, कार्यपालिका नहीं रहेगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, और भी बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो नहीं रहेंगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। निर्वाचन आयोग नहीं है तो चुनाव कौन कराएगा, यूपीएससी अगर नहीं है तो परीक्षाएं कौन लेगा, केंद्र सरकार में भर्ती कैसे होगी, आप आईएएस आईपीएस कैसे बनेंगे। तो यहां पर बच्चे पूरा एक जो तंत्र है, पूरा एक जो सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड होकर जो काम है वह करता है, ठीक है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट और हम समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है व्हाट इज स्टेट। स्टेट आखिर हम किसको कहेंगे। आप सभी के मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ठीक है मैम आपने सिस्टम को तो बता दिया, बट ये भी बताइए कि स्टेट का मतलब आखिर क्या है, जाने आइए। सो व्हाट इज स्टेट। देखो, कोई यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा, याद रखना मैं आज से आप 2 महीने जब मेरी क्लास में रहेंगे तो मैं को ये स्टार का यूज ज्यादा करती हूं, और जहां भी स्टार लगाऊंगी बच्चे उसका मतलब ये है कि यहां से क्वेश्चन या ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी हर क्लासेस में, अभी चूंकि स्टार्टिंग की क्लासेस है इसलिए आपको पीवाईक्यूज और सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, आगे जब टॉपिक में आपको बताऊंगी तब पीवाईक्यूज में आपको बताऊंगी। पीवाईक्यू दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, पिछले साल यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं, पिछले सालों में, नॉट एक वर्ष, तो पिछले 10-15 सालों के जो क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे हम उनको भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, उनको भी हम समझते चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते। बेस आंसर राइटिंग जो है वो भी मैं आपको कराऊंगी, करंट अफेयर से भी मैं उसको कनेक्ट करना सिखाऊंगी, वो सारी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और स्टार का मैं यूज़ करूंगी। अब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अब क्या करें भाई, पहली क्लास में ही ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता देती हूं कि यहां से यूपीएससी जो है वह एक प्रश्न पूछ चुकी है कि आखिर स्टेट जो है उसमें क्या होना चाहिए। स्टेट का मतलब क्या है, हम गए कोई नेशन है, कोई स्टेट है, कोई राज्य है, उस राज्य का मतलब क्या, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। राज्य में कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, राज्य में कोई सिस्टम होगा ना, और सिस्टम क्या है, सिस्टम का मतलब है एलिमेंट्स जो है वह इंटरकनेक्टेड है। तो स्टेट में क्या इंटरकनेक्टेड होगा, एनीवन, कोई मुझे बताएगा। परवेश कह रहे हैं कि जहां राज्य के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं। हाँ ठीक है, आपने सही कहा कि लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है, लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है, लोगों के लिए काम करेगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एनीवन, कोई बताएगा। इस स्टेट में ये भी मैं बता देती हूँ कि स्टेट में जो है, नहीं बच्चे क्लास लाइव रहेगी, आज भी लाइव है दीपिका, दीपशिखा, ठीक है। स्टेट में होते हैं बच्चे 4 एलिमेंट्स। स्टेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। स्टेट में जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा दैट इज पॉपुलेशन। लिखिए ये, आज तो केवल परिचय की क्लास है, आगे डिक्टेट करके भी लिखवाएंगे आपको, है ना, मैं थोड़ा सा डिक्टेट करूंगी, आप उसको नोट करेंगे आगे आने वाली क्लास। ये चूंकि परिचय की क्लास है बच्चे, इसलिए हम इसको बहुत लाइट रखते हैं और केवल हम यहाँ पर पॉलिटी के इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन जनसंख्या। तो अगर हम ये कहें कि कोई स्टेट होगा, कोई राज्य होगा, कोई देश होगा, तो इसका पहला तत्व ये है कि वहां पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। क्या बिना जनसंख्या के कोई देश होता है। एक मन में सवाल तो उठेगा ना कि जनसंख्या क्या होनी ही चाहिए, ही और भी में फर्क होता है ना कि तुम ही और तुम भी, है ना।
भी में क्या है, और भी ऑप्शंस है। ही का मतलब क्या है, तुम ही अकेले हो। तो यहां पर बच्चे क्या जनसंख्या भी हो या जनसंख्या ही हो, अंतर है। कोई भी देश, इसका मैं आंसर आपको दे देती हूं बच्चे, बिना जनसंख्या के कोई भी देश देश नहीं बन सकता। बिना जनसंख्या के कोई भी देश नहीं बन सकता। लिख लीजिए इस बात को, बिना जनसंख्या के कोई देश नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देती हूं। आपने सहारा रेगिस्तान सुना? सहारा रेगिस्तान सुना? आप देखेंगे सहारा रेगिस्तान में कई देशों की सीमाएं उससे लगती है और दो देशों के बीच में एक ऐसी खाली निर्जन जगह पड़ी हुई है जहां पर ना तो कुछ होता है, ना कुछ होने की संभावना है, ना किसी तरह से जीवन वहां चल सकता है। अब ऐसी जगह पर, वैसे ऐसी विश्व में ऐसी कम जगह होगी, एटलीस्ट अगर मैं भूमि पर कहूँ, लैंड पर कहूँ, जमीन पर, तो यहाँ पर बच्चे ऐसी बहुत कम जगह होगी जहां पर कोई क्लेम ना करता हो। ठीक है, जहां पर कोई क्या करता हो, भूमि होनी चाहिए, ऐसी कोई जगह जिस पर कोई क्लेम ना करता हो, ऐसी बहुत कम जगह होंगी। और इसलिए हम इसमें यह समझते हैं कि एक स्टेट जो है उसमें दूसरा तत्व निकल कर आता है कि आपके पास एक क्षेत्र, एक टेरिटरी होनी चाहिए। दोनों के एग्जांपल साथ में देती हूं, ठीक है। सेकंड आप लिखिए कि एक क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। एक, अगर मैं आपसे टेरिटरी की बात करूं, ये होना बहुत जरूरी है। पहले हम पॉपुलेशन का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई एक आइलैंड है, ठीक है, कोई एक आइलैंड है और उस आइलैंड में मान लीजिए एक तेल निकालने वाले कई ऐसे लोहे के प्लेटफॉर्म नहीं बने रहते हैं। वहां पर 4 लोग चले गए, एक परिवार के 4 लोग चले गए और वहां पर एक कहता है कि मैं मिलिट्री हूं, मैं सेना का जनरल हो गया, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, एक प्रधानमंत्री बन गया, एक और कोई मंत्रालय संभाल लिया। अब वो 4 लोग अगर ये बैठ के वहां पे क्लेम करें कि देखो हम, ये देश जो है वह हमारा है, हम यहाँ के इस तरीके से संचालक है, तब क्या हम उसको देश कहेंगे? हम उसको देश नहीं कहेंगे। क्यों देश नहीं कहेंगे? क्योंकि वहां पे किसी तरह की ऐसी कोई जनसंख्या नहीं है। अगर जनसंख्या नहीं है, अगर क्षेत्र नहीं है, तब हम उसको देश नहीं कहेंगे। ठीक वैसे ही मैंने कहा कि अगर कोई निर्जन सहारा रेगिस्तान में अगर कोई ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पर कि लोग नहीं रहते, तब उसे भी हम देश नहीं कह सकते। तो एक स्टेट के लिए 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा क्षेत्र हो, ठीक है, जनसंख्या। अब देखो किसी भी देश में जनसंख्या की अगर हम बात करें, 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 तरह के लोग। जैसे कि अगर हम देखें तो कुछ भारतीय होंगे, कुछ से ज्यादा, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भारतीय होंगे, भारतीय सिटीजन्स, जो नागरिक है ना, जो नागरिक है, सिटीजन्स होंगे। और दूसरे ऐसे लोग जो कि एलियंस कहा जाता है विदेशियों को। तो सिटीजन होंगे एंड एलियंस होंगे, नागरिक होंगे और विदेशी होंगे। विदेशी भी 2 तरीके के होते हैं, एक शत्रु होगा, एक मित्र होगा। जो शत्रु होगा हम उसको कम अधिकार देते हैं, जो मित्र होगा हम उसको ज्यादा अधिकार देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉपुलेशन किसी देश में हो सकती है। क्षेत्र की बात करें कि किसी भी देश को देश बनने के लिए जमीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना जमीन के, अगर आप सोचे कि आप एक जहाज पर है और उस जहाज पे आप कुछ लोग मिलकर आपस में झंडा बना ले, पासपोर्ट बना ले और वो कहे कि हम तो एक देश हो गए, हम एक संप्रभु देश हो गए, उसको देश कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको देश कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक जैसे कि मैंने कहा कि सहारा रेगिस्तान अगर है, वहां पे कोई नहीं रहता, निर्जन है, एक भी व्यक्ति वहां नहीं रहता। कोई एमपी का लड़का गया, ठीक है, मान लीजिए क्या नाम रखूं, ओके सुदर्शन, ठीक है, तो मान लीजिए कि सुदर्शन वहां पर जाते हैं और वहां पे एक पेड़ लगाते हैं, ये कहते हैं कि अब से ये सुदर्शन आइलैंड हो गया, ये सुदर्शन का साम्राज्य हो गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप वहां पर जाकर तो आ गए, लेकिन वहां पे ना किसी तरह की जनसंख्या है, ना किसी तरह की और भी चीजें हैं, और भी ऐसी एलिमेंट्स नहीं है जो कि एक सिस्टम को कंसीडर करे, और इसलिए हम उसको स्टेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो स्टेट के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी। यही बात यूपीएससी ने पूछी थी कि आखिर स्टेट हम किसको कहेंगे जिसमें 4 तत्व होंगे। 2 तो आप समझ गए कि भाई जमीन होना चाहिए, आप हवा में तो देश नहीं बना सकते। आप किसी जहाज में चल रहे हो, उसका पासपोर्ट बना ले, आप देश नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात जो है बच्चे, वो है सरकार। और फिर मैं आती हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सरकार होनी चाहिए। मान लीजिए किसी तरह की सरकार नहीं है, आप उसे देश कहेंगे। एक स्टेट है तो सरकार चाहे लोकतांत्रिक हो या सरकार चाहे तानाशाही हो, सरकार का होना बहुत जरूरी है। और सरकार में भी सिस्टम होगा।
कोई ना कोई विधि बनाएगा जिसको कि हम कह देंगे कि भाई विधायिका है, कोई ना कोई विधि बनाएगा बच्चे जिसको हम कह देंगे विधायिका है। जब हम सरकार के अंगों की बात करेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। न्याय करने की व्यवस्था होगी, हम उसको कह देंगे न्यायपालिका है, ठीक है। विधियों को लागू करने की संस्था होगी, मंत्री मिनिस्टर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। आप भी तो प्रशासन में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, तो बच्चे ये पूरा क्या है कि ये सारे अंग परस्पर मिलकर काम करेंगे। अगर न्यायपालिका नहीं है तो सरकार कैसे कह देंगे हम वहां पर? कोई तो ऐसा तंत्र होगा, कोई तो ऐसा तंत्र होगा कि हम उसको कह देंगे कि वह न्यायपालिका है। तो यहाँ पर सरकार की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी यहाँ पर ये 3 सिस्टम होंगे, ठीक है। तो जनसंख्या हो गई, क्षेत्र हो गया, सरकार हो गई। ये तीनों चीजें थी हमारे पास जब तक हमारा देश आजाद नहीं था। मैं बात कर रही हूं 15 अगस्त 1947 की, बट उसके पहले बच्चे हम स्टेट नहीं थे। क्यों? उसके पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं था। उसके पहले जो था वह हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी। हमारे पास चौथा इंपॉर्टेंट जो संप्रभुता नहीं थी। अगर आपके पास संप्रभुता नहीं है, आप स्टेट नहीं कहला सकते। राज्य बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राज्य बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो स्टेटस है वह संप्रभु स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। तो संप्रभुता की हम बात करेंगे। सोवरेनिटी जो है वह होनी चाहिए। अगर संप्रभुता नहीं है तो आप एक स्टेट नहीं बन सकते। संप्रभुता का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब हमने देखा था कि हम 1947 के पहले, 1947 के अगर हम पहले की बात करें तो हमारा जो स्टेटस था वह ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे हम, उपनिवेश थे हम। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं व्हाट इज उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में अपने सारे जो परिवर्तन है वह कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चे हम उपनिवेश थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। भारत अपने लिए खुद से नियम थोड़ी बना सकता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के लिए नियम जो है वह बनाए जाते थे। हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब होता है कि मैं अपने जो डिसीजंस है या राज्य जो अपना डिसीजंस है वह आंतरिक और बाह्य स्तर पर, कि उसे अंदर किस तरीके से सरकार चलानी है और देश के बाहर इंटरनेशनल रूप से, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तब किस तरीके के संबंध किस देश के साथ बनाने हैं, वो इस मामले में स्वतंत्र होता है। तो जब आप अपने आंतरिक, आगे लिखवाऊंगी मैं संप्रभुता को, आगे लिखवाऊंगी जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे, जब हम जो हमारा संविधान है, जो हमारी राजनीति है, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, तब मैं आपको संप्रभुता लिखवाऊंगी। अभी केवल आप समझो कि स्टेट के जो है वे 4 एलिमेंट्स। कोई ऐसा एलिमेंट है बच्चे जो आपको समझ में ना आया हो? वैभव संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। ये स्वतंत्रता, आप अपनी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। जब हम ब्रिटिश रियाया थे, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब हम अपने डिसीजंस नहीं ले सकते थे ना कि हमें यूएसए से क्या समझौता करना है, रशिया से क्या समझौता करना है, क्या हमें संबंध रखने हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन आज की बात अगर हम करें कि अगर इंडिया जो है वह चाइना से किसी तरीके के रिलेशन करता है, किसी तरह के रिलेशन रखता है, तो उसमें यूएसए नहीं बोल सकता। और अगर इंडिया और यूएस के बीच में किसी तरह के कोई रिलेशंस हैं तो चाइना इसमें नहीं बोल सकता। संप्रभुता का मतलब है, आपने एक गाना सुना होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर आप ये गाना गा सकते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, दैट मीन्स सोवरेनिटी, कि अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं आंतरिक और बाह्य स्तर पर। तो ये हो गई बच्चे संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब क्या हुआ कि अब हम, जब तक 1947 तक हम एक स्टेट नहीं थे, उसके पीछे क्या रीजन था? यही तो रीजन था कि हमारे पास जनसंख्या भी तो थी उस वक्त जो प्रताड़ित हो रही थी लगातार, ठीक है। क्षेत्र भी तो था हमारे पास, जिसे कि हम ब्रिटिश भारत कह रहे थे, या हम उसे प्रोविंसेस कह रहे थे, या हम उसे देशी रियासतें कह रहे थे। हमारे पास था तो, क्षेत्र तो था, क्षेत्र भी था, सरकार भी थी, बट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। हमारे यहाँ जो रूल्स बन रहे थे वह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बन रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नहीं था वो क्या नहीं था? वो हमारे पास सोवरेनिटी नहीं थी। हम अपने आंतरिक और बाहर डिसीजंस में खुद से इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव नहीं कर सकते थे, और इसलिए हम संप्रभु नहीं थे, इसलिए हम उस वक्त स्टेट नहीं थे। समझे? ये होगी संप्रभुता। समझे इस बात को? संप्रभुता का इंग्लिश मीनिंग क्या है? संप्रभुता का इंग्लिश मीनिंग बच्चे सोवरेनिटी है।
सो नेटिया रामशंकर। मैम सेकंड वाला एक बार और बता दो। आंचल, सेकंड बच्चे क्षेत्र होना चाहिए एक, जैसे कि जमीन होना चाहिए। क्षेत्र एक टेरिटरी, एक जमीन होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप एक, जैसे वही मैं कह रही कि आप एक जहाज पे जा रहे हो, आप ये घोषित कर दो कि ये देश होगा, उसका आप झंडा बना लो, पासपोर्ट बना लो, अपना एंथम बना लो, तो क्या आप घोषित कर दोगे कि ये देश होगा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट हैं, आप देश है, तो आपके पास जमीन होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, तभी तो आप क्लेम करोगे कि आप नेशन हो। तो नेशन के लिए 4 बातें बहुत है। अब यूपीएससी ने यही तो पूछा था बच्चे कि यहाँ पर ये 4 बातें लिख दी कि एक स्टेट होने के लिए कौन सी शर्त होना चाहिए, तो ये चारों वो शर्त है जो कि आप अगर फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स आप देश है, आप राष्ट्र है, आप स्टेट है। समझे? आगे चले, आगे चले। चलिए अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं, और आखिर ये पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, किसके द्वारा इसकी जो शुरुआत है वह की गई। अब तक बच्चे, मैं आपको फिर बता दूं कि इस क्लास का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि आज है आपका इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज पॉलिस, स्टेट का मतलब क्या है ना। एंड इसके बाद हमने सिस्टम समझा कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, पॉलिटिकल साइंस एक विषय के रूप में इसका अध्ययन कैसे शुरू हुआ। हम पहले आदिम जमाने में जब रह रहे थे, आदिवासियों टाइप जब हम रह रहे थे कि कहीं भी खा लेना, कहीं पे भी घूमना, कहीं पे भी शिकार करना, वहीं सो जाना, वापस हमें आने नहीं था, हमारे पास कोई घर नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। आज हमारा वैसा जीवन नहीं है। तो पहले जो हमारा जीवन था और आज जो हमारा जीवन है, आज जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये कैसे आया, ये कैसे हमने सोचा कि यार हमें अब सिस्टम में रहने की जरूरत है, हमें एक समाज में रहने की जरूरत है, ये विषय कहां से आया, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम थोड़े से सिलेबस की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम केवल इतना ही करेंगे, है ना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। तो हमने यहां पर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम चलते हैं कि बेसिकली फादर ऑफ पॉल साइंस कहा किसको जाता है। राजनीति विज्ञान की अगर हम बात करें तो हम किसको बेसिकली इसका फादर कहते हैं, तो यहां पर बच्चे अरस्तु, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐसा इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि यहां पर ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर जिन्होंने व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिकली व्यवस्थित रूप से जो पॉलिटी वर्ड है इसका अध्ययन किया। अगर यहां पर हम देखें तो राजनीति को एक व्यवस्थित विषय के रूप में, राजनीति को व्यवस्थित विषय के रूप में, राजनीति को एक सिस्टमैटिकली सब्जेक्ट के रूप में, व्यवस्थित विषय के रूप में अध्ययन किया। और इनकी एक जो महत्वपूर्ण कृति, जो इनकी बुक है, दैट इज पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स में बच्चे इन्होंने बताया कि बेसिकली किसी एक देश की जो सरकार है वह किस तरीके से चलनी चाहिए। तो राजनीति को सबसे पहले अलग और एक व्यवस्थित विषय के रूप में किनके द्वारा कहा गया था, एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा। एंड दैट्स व्हाई कि ये ऐसे एक पहले थिंकर थे जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, इस विषय को अलग से व्यवस्थित रूप से पढ़ा जा सकता है। और इनकी रचना जो पॉलिटिक्स थी, इसमें इन्होंने बताया बेसिकली कि सिस्टमैटिकली इसका जो अध्ययन है वह किया जा सकता है। और यही एक रीजन है कि इन्हें हम फादर ऑफ पॉल साइंस कहते हैं। अब लेकिन एक बात समझो, इन्होंने कहा कि जो मनुष्य जो है वह प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है। इन्होंने कहा, क्या कहा कि बेसिकली अगर हम मनुष्य की बात करें, वो क्या है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इन्होंने कहा कि जो मानव है वो क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी है। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके प्रीलिम्स में सीधे आ जाते हैं। एक पॉलिटिकल एनिमल है,
स्वभाव से मनुष्य राजनीति तो करता है, सच बात है ये। आपको क्या लगता है कि सब सीधे साधे होते हैं? अच्छा, मैं एक एग्जांपल समझो। जब आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों में एक थ्योरी पढ़ते हैं, आइडियलिज्म और रियलिज्म, आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या कहता है? प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवान श्री राम का कॉन्सेप्ट। बट जब हम बात करते हैं यथार्थवाद की, तो आपने महाभारत देख रखी है। वो यथार्थवाद की जैसा अवसर, जैसा जिस तरह के जीवन में परिस्थितियां आए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। हमारे देश में नेहरू जी थे तो उनकी बेटी भी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे पिता संत थे, मैं संत नहीं हूं। आप सभी जानते हैं उनके बोल्ड डिसीजंस के बारे में। तो यहां पर बच्चे आप देखेंगे कि अगर हम मनुष्यों की बात करें कि अब तक का जो इतिहास रहा वो शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति रही, पावर, वही तो इतिहास रहा। आप सिकंदर को क्यों जानते हैं? नेपोलियन की चर्चा क्यों करते हैं? आपको हिटलर, आप क्यों जानते हैं इन सारे लोगों को? सभी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बात छोड़ दो कि सही थे या गलत थे, सही गलत का तो विषय नहीं था, एथिक्स का तो विषय नहीं था, ये तो पावर का विषय था। तो यहां पर बच्चे ये कहते हैं कि मैन जो है वह नेचर कैसा है, उसका स्वभाव ही है कि वह राजनीति करेगा, वह राजनीति करेगा, ठीक है। एंड सामाजिक रूप से इन्होंने कहा कि राजनीतिक होता है, और अगर मनुष्य अकेले रहता है या नियमों के बाहर जाता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो प्राणी नहीं है। तो अकेले रहना, नियमों के बाहर जाना, ये मानव प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि मानव जो है वो अपनी प्रकृति से ही सामाजिक है और राजनीतिक है। ये बात यहां पर अरस्तु के द्वारा की जाती है, और इन्होंने अपनी जो बुक थी पॉलिटिया, इस पॉलिटिया में आदर्श राज्यों की बात की। आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने आदर्श की बात की, इन्होंने सरकार की आदर्श प्रणाली की बात की। इन्होंने पॉलिटिया बुक में क्या कहा? आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इन्होंने कहा कि एक आदर्श सरकार वही हो सकती है जहां पर एक मिक्स गवर्नमेंट बने। किसकी मिक्स गवर्नमेंट? जो कुलीन तंत्र है और जो लोकतंत्र है। जो कुलीन तंत्र है और जो ओलिगार्की है, ओलिगार्की दैट मीन्स कुलीन तंत्र, और जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इन दोनों की मिलीजुली सरकार बने। तो यहां पर ये कहते हैं कि बेसिकली इसमें आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट काम करती है जिसमें कि पावर शेयरिंग जो है, जो शक्तियों का बंटवारा हो, वह पुअर और रिच के बीच में हो, गरीब भी सत्ता में हो, अमीर भी सत्ता में हो, और इस तरह की सरकार को हम आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यहां से इन्होंने एक गवर्नमेंट का, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। ये तो बात हो गई अरिस्टोटल की, बट ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो कह दिया वही सारी चीजें सही हो गई। अगर यही सारी चीजें सही नहीं हुई तो हम थोड़ा सा कुछ और विद्वानों को भी पढ़ ले। समझ में आया आपको इतना? मैम नोट्स कैसे बनाए? प्रिया बच्चे हम आगे सारे नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट हर चीज करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। अभी आप इसको समझिए जो मैं आज आपको बता रही हूँ, जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ आप इन वर्ड्स को नोट करते जाइए, ठीक है। आगे मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी, आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको नोट, सारी चीजें अवेलेबल होंगी। डे 1 क्लास में इतना प्रेशर लेके नहीं बैठना है भाई। अभी आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, अभी 2 साल पढ़ना है। अगर आप संकल्प 2027 के बैच में देख रहे हैं बच्चों, 2 साल पढ़ना है, अभी बहुत टाइम है। 2-4-10 दिन जैसे ही आप थोड़ा यूज टू होने लगेंगे चीज़ों से, आपको सारी चीज़ें अपने, आप सोचो कि एक दिन में महल बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं ना। धीरे धीरे करके सारा सिलेबस होगा, सारी चीज़ें होंगी, आप नोट्स बनाना भी सीखेंगे, आप रिवीजन करना भी सीखेंगे, आप नॉलेज का एप्लीकेशन भी सीखेंगे, सारी चीज़ें आप सीखेंगे। यूपीएससी की जर्नी सच में बड़ी है, थका देने वाली भी होती है। कभी कभी इसका सिलेबस, मैंने लास्ट भी आपसे कहा था कि कभी कभी इसका सिलेबस बड़ा लेंदी लगता है और दिन भी बड़े भारी लगते हैं भाई। पूरा दिन जंग करते रहो पन्नों के साथ। हो सकता है कि आपने 10 पन्ने पढ़ो, समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा होता है शुरू में। आप शब्दों से परिचित नहीं होते, आप कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं होते, आपको नहीं पता कि राजनीति लिखा है या कौन सी नीति लिखा है। बट जैसे आप थोड़ा बहुत आपका सिलेबस हो जाता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आती हैं, आप करंट से रिलेट करना सीख जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, इसके बारे में आप सीख जाते हैं, क्योंकि आपने वो विषय पढ़ा होता है। बट बच्चे अभी अगर आपने तैयारी शुरू की है, स्टार्टिंग में सुकून के साथ तैयारी शुरू करना है। बोझ लेके हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, है ना। सुकून से चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बच्चे, वेरी गुड। देखो सुदर्शन ने कितनी अच्छी बात की कि मैम धीरे धीरे लेकिन लगातार चलिए।
चलिए आगे चलते हैं तो हम लगातार में, और यहाँ पर बच्चे देखो कि अभी हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। ये क्लास में केवल परिचय है, परेशान नहीं होना है। अरस्तु की बात हो गई थी। अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स है, इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने ये बनाया है। पॉलिटिक्स में कहा कि मनुष्य जो है वो राजनीतिक प्राणी है। समाज के बाहर जाना, नियमों के बाहर जाना तो उसकी प्रकृति के ही खिलाफ है। सभी जो हैं, आपने एथेंस और स्पार्टा का युद्ध सुना, राजनीतिक प्राणी है, कहा कि स्वभाव से ही राजनीति करेगा ये। आगे चलते हैं। अब प्लेटो है। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति है बच्चे द रिपब्लिकन। और इन्होंने, इनकी जो बुक है प्लेटो ने द रिपब्लिक, इसमें भी इन्होंने क्या किया, आदर्शवाद का विचार दिया। इन्होंने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वह दिया। इन्होंने आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। ठीक है। एरिस्टोटल अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स, इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, और यहाँ पर प्लेटो द रिपब्लिक में कह रहे हैं कि आदर्श राज्य होगा। आगे देखो, आदर्शवाद की बात करेंगे। आपने मैकियावेली सुना होगा। मैकियावेली जो विद्वान है, ये क्या कहते हैं, इनकी क्या कोई प्रसिद्ध कृति है, कोई बुक है? मैकियावेली बच्चे इस बात को मानते हैं कि जो राजनीति है और जो नैतिकता है वो दोनों चीजें अलग अलग है। मैकियावेली क्या मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता अलग है। नैतिकता राजनीति नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। नैतिकता और राजनीति दोनों क्या है, अलग अलग विषय हैं। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो कैसा है कि वो एक बार अगर राजनीति में आए तो वो किसी भी तरीके से राजनीति में बना रहना चाहता है, और वो सत्ता बनाने के लिए, सत्ता बनाए रखने के लिए, पावर में बने रहने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करता है, और जो भी वो करता है वो सही है। तो राजनीति और नैतिकता, इन्होंने कहा कि भाई ये दो अलग अलग विषय, इनको एक साथ नहीं देख सकते। अब आता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार जो कि है थॉमस हॉब्स का। इन्होंने तो कुछ अलग ही व्याख्या कर दी। इनकी व्याख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा कि जो मानव है वो दूसरे मानव के लिए भेड़िया है। थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि हमें सरकार की जरूरत क्यों है, हमें राज्य की जरूरत क्यों है? थॉमस हॉब्स जो है वह कहते हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स बच्चे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध। देखो, अगर आपको एक एक वर्ड याद रखना हो इन सब के बारे में, तब क्या लिखोगे बच्चे, क्या शब्द याद रखोगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर आपको याद रखना है पॉलिटिक्स और राजनीतिक प्राणी। प्लेटो में आप रिपब्लिक और आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट याद रख लें। मैकियावेली में आप देखें कि इन्होंने कहा राजनीति और नैतिकता जो है वे अलग अलग हैं, और थॉमस हॉब्स ने कहा कि सामाजिक अनुबंध। ठीक है, थॉमस हॉब्स सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं। चलिए, अब देखो ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, सामाजिक अनुबंध क्यों कह रहे हैं कि हमें एक समाज में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के लिए भेड़िया है। मैन इज अ वॉल्फ। ठीक है, मैन इज अ वॉल्फ टू मैन। मैन इज अ वॉल्फ टू मैन। मनुष्य मनुष्य के लिए भेड़िया है। ये कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। क्लियर है बच्चों इतना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर हो जाएगा अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, मनुष्य मनुष्य के लिए भेड़िया है, और उसकी जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति कैसी है, वो प्राकृतिक रूप से हिंसक है, प्राकृतिक रूप से मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य जो है वह प्राकृतिक रूप से हिंसक और स्वार्थी है।
और अगर प्राकृतिक रूप से हिंसक और स्वार्थी है बच्चे, तो आपको सुरक्षा के लिए नियम चाहिए, सुरक्षा के लिए सामाजिक अनुबंध चाहिए, नहीं चाहिए? तो यहां पर कहा कि शांति बनाए रखने के लिए कोई ना कोई एक सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए जो उस चीजों को कंट्रोल करे। इन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी है, इन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु राज्य आवश्यक है। इन्होंने कहा अगर शांति बनाए रखना है, सुरक्षा बनाए रखना है, तब राज्य आवश्यक है। अब अगर कोई आपसे ये कहे इस फर्स्ट क्लास को देखने के बाद कि राज्य हमें क्यों चाहिए, बिना राज्य के भी तो काम चल जाएगा, क्या बिना राज्य के काम चल सकता है? आप बताइए भाई। थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट आपके पास है कि ये कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से हिंसक है, प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, वह केवल अपना देखना जानता है। और इसी चीज के लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है इस चीज के लिए? एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। जो लोग समाज में रह रहे हैं उनके बीच में एक अनुबंध हो, कुछ नियम बनाए जाए। शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी का डर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। घर में अगर पापा ना हो तब कैसा रहता है माहौल? शांति और डर का, स्पेशली जब बच्चे 18-20 साल के आसपास के। तो क्या है, डर होना चाहिए। डर से ही आपको क्या लगता है कि अगर आज यूएसए से सब डरते, इसलिए डरते हैं कि वो बहुत 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 प्यार करता है, ऐसा कुछ है, बहुत उसकी सॉफ्ट पॉलिसी से इसलिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? उसके पास विश्व में सबसे ज्यादा ताकत है। उसकी जो सेना की बात करें या बाकी हम सिस्टम की बात करें, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही वह सुपर पावर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ते हैं कि आज से 75 वर्ष पहले या तो कमजोर शांति की बात करेगा। आज से 75 वर्ष पहले अगर हम शांति की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वह केवल इतना था कि हम अनाज में आत्मनिर्भर हो पाए। जो जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में गेहूं इंडोनेशिया और यूएस से आता था। हम अपने अनाज में जो है वह आत्मनिर्भर नहीं थे। आपको लगता था कि उस वक्त हमारे पास जो आज हथियार है, आज जो आधुनिक रक्षा सैन्य प्रणाली उस वक्त थी। तो या तो हम शांति की बात तब करते हैं जब हम कमजोर हो, लेकिन आज 75 वर्षों के बाद जब हम शांति की बात करते हैं तो हम विद हथियार, विद परमाणु नाभिकीय हथियार हम शांति की बात करते हैं। रोज इसरो कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है। अभी आपने लेजर बीम का नया कॉन्सेप्ट देखा कि आप ड्रोन या मिसाइल से उनको लेजर से मार गिराएंगे। तो आप जब या तो शांति की बात, सच बात है, या तो शांति की बात कमजोर करेगा या शांति की बात ऐसा व्यक्ति करेगा जिसको पता है कि भाई अगर हम आगे बढ़े तो फिर अब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तो लोग कहते हैं कि 2 विश्व युद्ध तो फिर भी हो गए, तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ ना तो फिर तो भाई पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। क्योंकि एक ने अगर अपना परमाणु और नाभिकीय हथियार चला भी दिए, दूसरे के बाद फिर भी उतने शेष रह जाएंगे कि वह सामने वाले को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा देगा। तो आज का अगर हम शांति और सुरक्षा की बात करें, लोग इसलिए थोड़ी ना एक दूसरे पे हमला करते हैं कि बहुत सज्जन प्रकृति के हैं। आप शेर को नहीं खाओगे तो शेर आपको नहीं खाएगा। जब शेर के सामने जाओगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। क्या है इस बात का आंसर? आप शेर को नहीं खाओगे तो शेर आपको नहीं खाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो यहां पर क्या है बच्चे कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो कैसा है बच्चे? आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य आवश्यक है। आपको समझ में आ गया? एरिस्टोटल राजनीतिक प्राणी कहते हैं, तो प्लेटो आदर्शवाद की बात करते हैं। यहाँ पर मैकियावेली राजनीति और नैतिकता को अलग अलग मानते हैं। कहा कि भाई राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सो सही है। और वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं थॉमस हॉब्स, और सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से हिंसक है और इसीलिए जरूरी है सामाजिक अनुबंधों में रहना। इसलिए जरूरी कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता हो जो हमें, ठीक है। चलो 15-20 मिनट और पढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई। अब एक और पार्ट पे आती हूँ, थोड़ी सी चर्चा हम पाठ्यक्रम पे करते हैं। एक एक टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें इसमें लिखी हुई। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ये सिलेबस का पीडीएफ आपको मिलता है, शायद प्रोवाइड भी कर दिया होगा, कोई मुझे बताएगा। अगर चाहते हो कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। बिल्कुल सही कहा, वैसे भी शांति के लिए युद्ध बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, इसमें बच्चे आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना सारा सिलेबस, उसमें आपका जो फर्स्ट पेज है इसमें पॉलिटी के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे हमारा संविधान बना, हम उसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन है वह कर देती हूँ।
देखो बच्चे, एक तो होता है कि हम किसको समझते हैं, एक तो है कि हम संविधान के बारे में समझते हैं, संविधान कैसे बना हम उसको समझते हैं। मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। तो एक तो है बच्चे कि संविधान की पूरी रूपरेखा हम समझेंगे, संविधान कैसे बना, क्या उसके सोर्सेस थे, संविधान की पूरी रूपरेखा, और इस रूपरेखा में संविधान की रूपरेखा प्लस संविधान की कुछ अवधारणाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम समझते हैं संविधान के बारे में, उनमें कई विषय आ जाते हैं। संविधान की रूपरेखा प्लस कुछ अवधारणा। मैं अभी बहुत माइक्रो लेवल पर सिलेबस आपको नहीं बता रही हूँ कि एक एक पॉइंट बता दूँ, एक एक पॉइंट भी आगे हम क्लास में बताते जाएंगे, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक साथ तो वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे पॉइंट्स आपको बता दूँ आपको याद रह जाएंगे। अभी केवल इतना समझो, संविधान की रूपरेखा, संविधान की हम अवधारणाओं की बात करेंगे, तो हम इसमें कई टॉपिक्स, और शुरू में यहीं से कर रही हूँ, स्टार्टिंग की मैं आपको 10 क्लासेस बता दूं। जैसे शुरुआत की 10 क्लासेस जो है बच्चे, उसमें जैसे आज हमने राज व्यवस्था के परिचय की बात कर ली, कल हम बात करेंगे थोड़ा सा संविधान के बारे में, फिर हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको संविधान को बताने में मदद करते हैं। संविधान पढ़ाऊं पर उसके पहले ये बता दूंगी कि संविधान है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको शुरू की कुछ क्लासेस के टॉपिक्स बता देती हूँ, आपको ये प्रोवाइड भी होंगे कि स्टार्टिंग में हम संविधान की इन्हीं रूपरेखा और अवधारणाओं को पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम परिचय की बात कर लिए, संविधान का परिचय कल देखेंगे, आज राज्य व्यवस्था का परिचय देख लिया, कल हम बात करेंगे संविधान की, लिख लो बच्चे इसको, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में, संविधान की विशेषताएं, फिर हम बात करेंगे संविधान के दर्शन के बारे में, फिलॉसफी आखिर हमारे संविधान की क्या है, किसी देश की सरकार कैसे चलती है, अलग अलग तरीके से चलती रहती है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वह हो गई रबर स्टैम्प, यूएसए का देखो डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को हिला रखा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो शक्तियों में अंतर है क्योंकि व्यवस्थाओं में अंतर है, वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है ना। तो यहां पर बच्चे ये शासन पद्धतियां कई तरीके की होती हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो विशेषताएं, दर्शन, शासन पद्धतियां, अभी भी संविधान के बारे में कुछ हम समझेंगे कि संविधान आखिर कैसे बना, और फिर हम आएंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि हमारे संविधान के पीछे पृष्ठभूमि क्या रही, कहां कहां से हमें कौन कौन से एक्ट से हमने क्या लिया। फिर इसके बाद मैं आगे जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसके बाद आपका जैसे कि इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, आपके नीति के निदेशक तत्व हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, फिल्म्स और मेंस दोनों का। इन 60 क्लासेस के बाद आपको पॉलिटी के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, मतलब अगर आप कहीं कुछ मटेरियल पढ़ते भी हैं बच्चे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ होगा, ठीक है, ये क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें, संविधान में संशोधन, इसकी आधारभूत संरचना, ये कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपको संविधान की रूपरेखा, इसके बारे में समझाएंगे, सरकार की प्रणालियों के बारे में समझाएंगे। फिर आगे हम केंद्र और राज्य संबंधों की बात करेंगे, इसमें हम केंद्र, राज्य, यूटीज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि संघ क्या है, राज्य क्या है, संघ की राज्य की विधायिका, किस तरीके से प्रशासनिक शक्तियाँ, क्या इसका विवरण है, ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, संघात्मक व्यवस्था के बारे में। और यहाँ पर आप सरकार के अंगों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि विधायिका है, ठीक है, आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार जैसे कि पंचायतें हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ है, स्थानीय सरकार, ठीक है। निर्वाचन की बात करेंगे, निर्वाचन की बात करेंगे कि आखिर चुनाव देश में कैसे होंगे, कैसे निर्वाचन होगा। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा मधु, बिल्कुल मिलेगा, आज की क्लास का भी पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। देखो अंचल कह रही है पीडीएफ मिल गया, अगर एक बच्चे ने भी लिखा है कि पीडीएफ मिल गया, दैट मीन्स ये प्रोवाइड हुआ है, आप एक बार देख लें कि वो आपको मिल कहाँ रहा है, ठीक है बच्चे। देखो थोड़ा सा तो
ये चैलेंज एक रहता है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में आपको चीज़ें फिजिकली मिल जाती है, इसमें थोड़ा सा तो देखो आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है, कहाँ पीडीएफ का ऑप्शन है, आइए नहीं आइए, रिफ्रेश कर लो, देख लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्शंस, इसके अलावा हम देखेंगे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक है। संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये किस तरीके से काम करेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, किस तरीके से ये काम करेंगी, हम इसे समझेंगे, ठीक है। किस तरीके से पूरा जो हमारा सिस्टम है वो वर्क करता है, और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं साथ साथ में। तो ये बेसिकली आपका मैंने मतलब स्पेशली ये बता दिया कि हम इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, बाकी और भी कई ऐसे सब आपका जो सारा सिलेबस है वो सब कंप्लीट होगा, ठीक है। सारे सिलेबस को हम कंप्लीट तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम चलेंगे। अभी हम शुरू करेंगे यहाँ से। अब संविधान की भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात बताओ, आपके मन में एक सवाल नहीं आया किसी बच्चे के मन में कि मैम आप बात तो पॉलिटी की कर रही हैं और आप कह रही हो कल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। पॉलिटी की बात कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि संविधान पढ़ेंगे। समझना तो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? ये कल की क्लास में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई मुझे बताएगा? हाँ बिल्कुल दीक्षा, जो मैंने आपको टर्म्स लिखवाए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस भी आए, जैसे कि स्टेट के एलिमेंट्स में क्या क्या शामिल है। बताइए जरा। अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते क्या है? जब हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, हमने देखा पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी स्टेट का अफेयर्स, व्हाट अफेयर्स, सारी चीजें, पूरी प्रणाली कैसे चलती है, पूरा सिस्टम कैसे चलता है। किसी ने आंसर दिया? एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं नहीं सुदर्शन, कुछ और बताओ, थोड़ा सा और डिस्कस करो। कोई और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? हमने देखा कि इंडियन पॉलिटी जो है वह पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देश की शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, हम उन सभी चीज़ों को इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। सरकार कैसे काम करती है, शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, हमारे आपके अधिकार कैसे होंगे, हमारे आपके संबंध कैसे होंगे सरकार के साथ, ये सारी चीज़ें ही तो पढ़ते हैं। बताएगा कोई? अच्छा लिखो इंडियन पॉलिटी, जरा एक शब्द तो लिखो, लिखो जरा, 2 लाइनें लिखो। कल से डिक्टेट भी कराऊंगी, है ना। अभी तो फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन, डिक्टेशन भी होगा, सारी चीज़ें लिखवाई जाएंगी। तो बेसिकली इंडियन पॉलिटी का मतलब आखिर क्या है? कुछ बच्चे आसपास आए हैं आंसर के, ओके। हाँ हाँ, बहुत सही कहा कुछ बच्चों ने। अभी आती हूँ आपके। किसी देश या राज्य की राजनीतिक संरचना, लिखो, लिख लो 2 लाइन्स इसमें। किसी देश या राज्य की राजनीतिक संरचना, किसी देश या राज्य की राजनीतिक संरचना, शासन प्रणाली। यह शब्द किसी राज्य के, यह शब्द किसी राज्य के राजनीतिक ढांचे, उसके संविधान, संस्थाओं, कानूनों और सरकारी प्रणाली को दर्शाता है। संस्थाओं, कानूनों और सरकारी प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस का सिस्टम, स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। और कुछ बच्चों ने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही पॉलिटिक्स के रूल्स हैं। दीक्षा, आपने जो आंसर दिया बच्चे वो बेस्ट है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी स्टेट की पॉलिटी को डिफाइन। देव, आपका आंसर भी बहुत सही है, वेरी गुड। अंचल, आपने भी सही बताया है। चलिए मैं बता देती हूँ। हमारे सिलेबस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताएगा कि सरकार कैसे बनेगी,
पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि कहीं का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सरकार कैसे बनेगी, और हमारी अगर हम सरकारों की बात करें, न्यायपालिका की, विधायिका की, कार्यपालिका की, ये सब कैसे बनेगा, वो सारे रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कल हम यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। पढ़ना तो पॉलिटी था, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। आज की क्लास को यहीं ऑफ कर दे। मजा आया क्लास में, समझ आया? आगे चीजें मैं कल बताऊंगी, एक बार और समझो। मैंने आपसे की सिलेबस की बात, सिलेबस को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं। मान लो हमारा जो सिलेबस है वह एक पॉलिटिकल पार्टी है। एक पार्टी, कोई भी पार्टी समझ लो, राजनीतिक दल है, जैसे कि आपने बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल है, डीएमके है। अभी वैसे भी तमिलनाडु ने बड़ा उधम मचाया हुआ है, बहुत सारी नीतियां ऐसी बना रहा है जो कि केंद्र और देश के खिलाफ जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली अगर हम पूरे एक सिस्टम को, अगर पूरे सिलेबस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में समझें, तो इस पॉलिटिकल पार्टी में जो हमारा सिलेबस है वो कहाँ कहाँ फिट बैठता है। इसमें संविधान होगा, घोषणा पत्र। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है पूरी व्यवस्था, तो संविधान उसका घोषणा पत्र है। और संविधान के घोषणा पत्र में होंगे कि हमने कुछ फंडामेंटल राइट दे दिए, कुछ हमने डीपीएसपी लिखे, कुछ हमने उसमें ड्यूटीज है, कुछ उसमें प्रस्तावना है। संविधान उसमें क्या होगा, संविधान एक घोषणा पत्र होगा जो कि उद्देश्य और वादे बताता है। हमारी सरकार ये करेगी, हमारी सरकार ये करेगी, समझो वही संविधान है। अगली बात है कि पार्टी के नेता कौन होंगे, जो शीर्ष नेतृत्व करेंगे। पार्टी के नेता जो सम्मानजनक रूप से नेतृत्व करेंगे वो राष्ट्रपति हो गए। राष्ट्रपति तो ये हो गए, लेकिन मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, जिसके पास रियल में पावर होगा। तो ऐसे कैसे राष्ट्रपति के पास रियल पावर होगा, वो तो पीएम और मंत्रिमंडल के पास होगा। हम इनको पढ़ते हैं, है ना, कार्यपालिका में नहीं तो पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहस का मंच क्या होगा। बहस का मंच होगा संसद। संसद में सारी बहस चलेगी। और न्यायपालिका यहाँ पे कानूनी सलाहकार के रूप में काम करेगी कि क्या कर सकती है पार्टी, क्या नहीं कर सकती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा सिलेबस की चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। एक बात और समझो, अभी तो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट लेके हमने सिलेबस के कुछ चीज़ों को समझा। एक और बताती हूँ, मान लीजिए कि भारतीय राजनीति जो है वह एक जंगल है। एक जंगल है। अब इस जंगल में किसको क्या क्या भूमिका देंगे। हमारे पास होता है एक मैप, एक गाइडेंस कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कौन क्या करेगा। फिर वही बात है, गाइडेंस के रूप में क्या आएगा, संविधान आएगा। हमारी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे क्या होगा कि जो संविधान है वो हमारा मैप होगा, हमारा नक्शा होगा, जिससे कि हम जाएंगे। फिर राष्ट्रपति कौन होगा, मेन गाइड का काम तो राष्ट्रपति करेगा ना, लेकिन इसमें मुख्य शिकारी कौन होगा, वो होंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्योंकि मेन तो शिकार, दैट मीन्स मेन काम ही इनका है, मेन काम ही इनका है। बाकी इंस्टीट्यूशंस, बाकी संस्थाएं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या करेंगी, वो पूरे उस पर्यावरण की, उस जैविक प्रणाली का हिस्सा होगी जिनसे मिलकर पूरा तंत्र बनेगा, पूरा सिस्टम जिनसे मिलकर बनेगा, संस्थाओं से मिलकर बनेगा, सरकार के अंगों से मिलकर बनेगा, वो पूरी एक जैविक प्रणाली हो गई। और न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका की भूमिका है कि स्वस्थ पर्यावरण कैसे बना रहे, उसकी व्याख्या करने की भूमिका। तो हमारे संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में तो बच्चे केवल और केवल हमने एक थोड़ा सा हमने सिलेबस को समझने की कोशिश की। आगे और भी जब मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, सारे सिलेबस, टॉपिक, सब टॉपिक, सारी चीज़ें बताते जाएंगे। आज केवल एक परिचय था। बाकी शायद कुछ बच्चों को मेरे पढ़ाने का तरीका पता हो कि आपको प्रॉपर नोट्स बनवाए जाएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, PYQ साथ साथ में करवाएंगे। बीच में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सेशंस होंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम, वो जो गैप है वो हम फिल कर सकें। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, @मंजू PW UPSC वाला। इस टेलीग्राम चैनल पर आपने अगर आज की क्लास के कोई नोट्स बनाए हैं आप मुझे दिखा सकते हैं। मैं आज नहीं 2-4 दिन बाद से आपको मेंस के क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूँगी। आप क्या आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप मुझे यहाँ पर दिखा सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करूँगी आपको। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है फॉर PDF क्लासेस की बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए। बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको वैसे भी एप्लीकेशन पर मिल जाती है और भी आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पर हम कल यहाँ से अपनी बात शुरू करेंगे कि पढ़ना पॉलिटी है बट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी चीजें कल के लिए, ठीक है। आज के लिए हमने जाना था, आज के क्लास में हमने बात की कि जो एक बार फिर से जल्दी जल्दी से सारा रिवाइज कर देती हूँ बच्चे। आज के क्लास में हमने जाना कि जो पॉलिटी है वो आया पॉलिस वर्ड से। पॉलिस वर्ड का यूज़ पहले जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, जो शहर राज्य हुआ करते थे, है ना, उन सभी के जो मामले थे इनके लिए पॉलिस वर्ड यूज़ किया जाता था। पूरे सिटी अफेयर्स के लिए पॉलिस वर्ड यूज़ किया जाता था। बाद में सिटी स्टेट को किसने किल कर लिया, सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट चला गया। सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट की जगह इनको एम्पायर्स जो है वो आ जाते हैं। एंड एम्पायर के कॉन्सेप्ट के बाद आता है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। बट इंडिया नेशन स्टेट इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ऐसी एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन रिलीजन नहीं है जो जोड़ेगा। इंडिया डाइवर्स कंट्री है और इसलिए यहाँ पर भारत जो है वो स्टेट ऑफ नेशंस कहा जाता है। ये तो बात हो गई पॉलिटी, पॉलिस वर्ड की। हिंदी टर्म राजव्यवस्था को हमने देखा। राजव्यवस्था में हमने जाना कि राज्य का शुद्ध रूप है स्टेट, राज्य, जिसको आगे डिफाइन करेंगे। पहले हम बात करें, आओ सिस्टम को समझें। हमने जाना व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम मतलब कुछ एलिमेंट्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन बॉडी, अगर हमारा हाथ काम ना करे, एक आंख काम ना करे, कान काम ना करे, पूरा शरीर ठीक तरीके से नहीं चल सकता। एक ऐसे ह्यूमन बॉडी, एक ऐसा हमने देखा कि पूरा एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि आपस में जुड़ा हो, इंटरकनेक्टेड हो और उस तरीके से वो वर्क करता है। जैसे कि हमने बात की कंप्यूटर की, तो जब कुछ तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तभी जाके व्यवस्था बनती है। और यही बात स्टेट के लिए है कि स्टेट में भी एक पूरा सिस्टम जो है वह बना होता है। और स्टेट के सिस्टम में होते हैं 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट की हमने बात की जिसमें हमने जाना कि भाई जनसंख्या होगी। आप बिना जनसंख्या के एक निर्जन जगह पे चले जाओ जहां पे एक भी पर्सन नहीं है, आप वहां पे चले जाओ, आप कहोगे कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, आज से ये मेरा आइलैंड है, मैं यहाँ की महारानी हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कोई जनसंख्या नहीं। आप किसको शासित करोगे? कोई जनसंख्या नहीं है, दैट मीन्स कोई देश नहीं है। अगर कोई देश है, कोई नेशन स्टेट है, उसके लिए जनसंख्या का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है, हवा में आप नहीं कह सकते, समुद्र में आप नहीं कह सकते, या कि आप जहाज पे पासपोर्ट झंडा लगा लो, आप अपनी करेंसी चला दो, है ना, अपने शक्ल के नोट छपवा लो और आप कहो कि आज से हम एक देश हो गए। उसके लिए जमीन होना चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए। तो भारत के पास तो क्षेत्र है, जनसंख्या है, अपनी एक सरकार भी तो हो भाई, कोई सरकार भी तो हो जो उसको चलाए, कोई एक तंत्र भी तो हो। सरकार में कई अंग होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। एंड उसके बाद है 1947 के पहले हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स थे, फिर भी हम एक स्टेट नहीं थे। क्यों? संप्रभुता नहीं थी, सोवरेनिटी नहीं थी। हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट बताती थी यहाँ क्या होगा, कितना कर लगेगा, हमें कितनी स्वतंत्रता है, कौन कितना वोट देने के लायक है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल बना रही थी इंडिया में इम्प्लीमेंट। हम सोवरन थे, 1947 के बाद हम सोवरन कंट्री हुए ना बच्चे। व्हाट इज सोवरेनिटी? प्रस्तावना में बात करेंगे, प्रियम्बल में, संविधान के दर्शन में हम इन सभी विषयों को समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सोवरेनिटी 1947 के बाद जब हमारे पास ये संप्रभुता आती है, चारों एलिमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, तब जाके हम स्टेट बनते हैं। हमने बात की कि एरिस्टोटल जो है वो पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, किसी देश की शासन सरकार कैसे संचालित होगी, किसी देश की सरकार जो है वह कैसे संचालित होगी, इसके लिए मुख्य रूप से इन्होंने एक व्यवस्थित, एक विषय के रूप में एक सिस्टमैटिकली स्टडी करने की कोशिश की पॉलिटिक्स को। और इन्होंने कहा कि मनुष्य तो भाई राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल एनिमल है, स्वभाव से ही वो राजनीति करता है, पॉलिटिकल एनिमल है। तो राजनीति को इन्होंने अलग विषय के रूप में देखा। इसके अलावा हमने प्लेटो की बात की, इन्होंने आइडियल स्टेट की बात की। मैकियावेली कहते हैं राजनीति और नैतिकता भैया दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट हैं। और आप सोचे कि नैतिकता से राजनीति हो जाए, इम्पॉसिबल। राजनीति में रहने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब सही है। इसके अलावा थॉमस हॉब्स जो है वह कहते हैं कि ये तो भाई सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है। और मैन जो है वह क्या है? भेड़िया है। मैन इज अ वॉल्फ टू मैन।
भेड़िया है, हिंसक है। मनुष्य क्या है? हिंसक है स्वभाव से, उसकी प्रकृति आक्रामक है। शक्तिशाली होगा, डेफिनेटली आक्रमण करेगा। हम आगे पढ़ेंगे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी के समय की जो नीतियां थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि देखो भैया, आज चाइना आक्रमण नहीं कर रहा, बट जैसे ही ये पावर में आएगा हम पे आक्रमण करेगा। नेहरू जी इस बात को नहीं मानते थे, वो कहते नहीं 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 करेगा, हम भी लोकतंत्र, वो भी, उसने भी अभी स्वतंत्रता मिली है, वो भी अपने सिस्टम को अपने तरीके से चला रहा है, वो आक्रमण नहीं करेगा, हिंदी चीनी तो भाई भाई है। आगे हिंदी चीनी भाई भाई से जब 1962 में उसने आक्रमण किया तो हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये आक्रमण करेगा और इसने कर दिया। अगर किसी के पास, अगर कोई, वही बात है कि लड़ेगा कौन नहीं, या तो वो शब्द सच में कमजोर होगा या वो आपको इस लायक ही नहीं समझता होगा कि वो आपसे लड़े। दो ही सूरतों में कोई व्यक्ति शांत है। तो यहां पर क्या है, उन्होंने कहा कि हिंसक है और हिंसा से बचाने के लिए राज्य आवश्यक है, सुरक्षा से बचाने के लिए राज्य आवश्यक है। मनुष्य अगर ये सोचे, एक स्टूडेंट गया था अंडमान निकोबार जनजातियों के बीच में, उसने कहा थोड़ा शोध कर ले। शोध करने के लिए सामने पहुंचा ही था कि ढेर हो गया वहां पे, लोगों ने सोचा कि कौन आ गया, मार डालो। मनुष्य समाज में ही स्वतंत्र से यूपीएससी ने क्वेश्चन, यूपीएससी इस तरीके के काफी क्वेश्चंस पूछती है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, सारे क्वेश्चंस आर्टिकल से नहीं आते, फिर बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। संविधान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, दिखाऊंगी क्वेश्चंस एक दो दिन से। तो यहाँ पे बच्चे, मनुष्य जो है वह समाज में स्वतंत्र है। आप अफगानिस्तान चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, समाज है, सरकार है, लेकिन वहां के रूल्स ऐसे कि आप जाना पसंद नहीं करेंगे, आपको लिए क्या पता कौन कहाँ टपका दे, है ना। तो यहाँ पर आप सोचोगे चलो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें, आज एक मॉडर्न सिटी स्टेट के रूप में काम करता है, कि है तो शहर, ठीक है, लेकिन अपने एक संप्रभु देश की तरह काम कर रहा है। वेटिकन सिटी पोप का साम्राज्य है, रोम के अंदर है, एक सिटी, शहर, देश बना हुआ है, वेटिकन सिटी, मॉडर्न सिटी स्टेट है। तो यहाँ पर क्या है कि शांति, सुरक्षा, भय के बिना प्रीति नहीं होती। आपको अगर ये डर ना हो ना कि आप किसी के यहाँ चोरी करोगे या किसी को मारोगे तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, आप कुछ भी कर सकते हो। शांति सुरक्षा के लिए भय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात है ना कि आज हम 75 वर्ष पहले बिना हथियारों के शांति की बात करते थे और आज हम विद हथियारों की बात करते हैं। जब भारत के पास विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना है तब, समझे। इसलिए राज्य का होना आवश्यक है। आप राज्य के बाहर रह सकते हैं। इसलिए यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन में, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा कि लॉ और फ्रीडम कहाँ तक जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, लॉ एंड फ्रीडम, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको इस तरह के क्वेश्चंस बता देते हैं। लॉ एंड फ्रीडम, लॉ एंड फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं, पहली बात अगर मैं आपसे कहूं कि अगर लॉ है तो फ्रीडम नहीं है, दूसरा मैं आपको ऑप्शन दूं लॉ नहीं है तभी फ्रीडम है, तीसरा मैं ऑप्शन आपको दूं कि एक है तभी दूसरा है, क्या चूज करोगे? एनीवन? कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया सुदर्शन। आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्टली बच्चे, देयर इज अ नो लॉ, देयर इज नो फ्रीडम। अगर लॉ नहीं है तो फ्रीडम नहीं है, सच बात है ये। आपको लगता है कि अगर कोई नियम नहीं बनाएगा, किसी तरह का नियम नहीं होगा तो आप फ्री होंगे, क्योंकि सामने वाला अपनी फ्रीडम को खींच के आपके घर तक ले गया। अगर कोई लिमिट नहीं है, लॉ नहीं है तो लिमिट नहीं है, लॉ नहीं है, लिमिट नहीं है, तो फ्रीडम आपकी तो नहीं बची ना। आपकी फ्रीडम नहीं बची तो केवल एक व्यक्ति की फ्रीडम से थोड़ी ना देश चलेगा कि एक को अधिकार दे दिए बाकियों को फ्रीडम ही नहीं है। एक व्यक्ति की फ्रीडम अगर हम इतनी एब्सोल्यूट दे देते कि इसके पास बहुत शक्तियां हैं, बाकी किसी के पास कोई शक्ति नहीं, सो देयर इज अ नो लॉ, देयर इज अ नो फ्रीडम। लॉ है तो फ्रीडम, वही मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो है शोध करने गया, खुद शोध का विषय हो गया कि अब पुलिस जो है वह सर्च करेगी कि भाई किसने मारा, कैसे मारा, आदिवासियों ने मार डाला। वहां पर अगर लॉ नहीं है, आप सोचो कि आप वहां सुरक्षित है, इम्पॉसिबल। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी पूछ। बहुत अच्छी बात है कि 100% स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 3 को चूज किया। अरे कुछ लोग 2 वाले भी, अरे भाई ऐसा मत करो, लॉ नहीं है तो कैसे फ्रीडम होगा?
मैं फ्रीली तरीके से अपने रूम में पढ़ा रही हूँ, अपने स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, ठीक है मान लीजिए, या फिर आप फ्रीली तरीके से कहीं पर जा रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति ने रोका, 2 थप्पड़ लगा दिए, आप फ्री हो गए। आपके लिए फ्रीडम का क्या मायना था? आपके लिए यही स्वतंत्रता थी कि किसी ने भी आपको रोका, कहीं पे भी ठोक दिया। आपकी फ्रीडम कब सुरक्षित है? जब लॉ है, आपको पता है कि भाई कोई ऐसा नहीं कर सकता, उसको पता है कि अगर यही बात जो है आगे पुलिस केस बनता है, किसी भी तरह की चीजें, मुझे रोका जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर लॉ नहीं है तो फ्रीडम नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए खैर, आज के लिए यही तक कॉन्सेप्ट्स बहुत है। कल हम शुरू करेंगे कि पढ़ना पॉलिटी है पर पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों है? पढ़ना पॉलिटी, आप पढ़ के आप सोचिएगा थोड़ा इस बात को। कल हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या टाइप, डिक्टेट भी कराऊंगी चूंकि आज डे 1 था बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा लाइट क्लास रखिए कि आपको केवल विषय का जो परिचय है वह दिया जाए। और आपको बता दूं कि पॉलिटी एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, 4 कोर सब्जेक्ट में पॉलिटी एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है कि आपको आंसर्स, क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी परीक्षा आप देखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस किताबों से, चीज़ों से मिल जाते हैं, बहुत इधर उधर क्वेश्चंस नहीं जाते। एंड इसके अलावा तो ये खुशी की बात है आपके लिए। और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर शायद 2022 के आसपास पॉलिटी से क्वेश्चंस थे इन प्रीलिम्स। अगर प्रारंभिक परीक्षा में 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे, मेंस पेपर 2 में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे। आगे हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, देखेंगे कहाँ सारे 60 क्लासेस है हमारे पास, बहुत कुछ इसमें अच्छा आसानी से हो जाएगा। बाकी जब जैसे ज़रूरत लगेगी, कभी एक्स्ट्रा क्लास है, कभी टेस्ट है, वो सारी चीज़ें भी आपकी होती रहेंगी। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। आप क्लास में कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे। क्लास में आने के पहले 10 मिनट पहले आपको बैठ जाना है कि 9 बजे से क्लास शुरू है और मुझे यहाँ पर 8:50 बैठ जाना है। कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे। आज की क्लास में जो पढ़ा है वो मैं कल की क्लास में ज़रूर पूछूंगी, ठीक है। चलिए, सो गुड डे बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।